हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट करने की आवश्यकता क्यों है, क्या उद्देश्य है उसके, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। हमें उसको पढ़ना है, यहाँ पे चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे समझाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये बता रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेन ऑब्जेक्टिव होती है इंडिविजुअली। फर्स्ट होती है सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये चाहता है कि वो स्टार्टिंग के दौर में कम से कम इतना कमा ले कि उसके जो खर्च या कॉस्ट है ना, वो कवर हो जाए। जैसे कोई नए स्टार्टअप होता है तो नई स्टार्टअप को मार्केट में सरवाइव करना सबसे बड़ी चीज हो जाता है। तो हर उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक नई स्टार्टअप के रूप में काम कर रही है, तो वो हमेशा इस स्ट्रेटजी को बना के चलती है कि हम कम से कम इतना तो जरूर कमा लें कि हमारी खर्च निकल जाए। प्रॉफिट तो हम बाद में कमा लेंगे, लेकिन अभी मार्केट में सरवाइव करना सबसे बड़ी चीज है। कम भी कमाएंगे चल जाएगा, लेकिन हाँ, कॉस्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव बोलता है प्रॉफिट। देखिए, यदि आप मार्केट में सरवाइव कर लेते हैं, यदि आप मार्केट में सरवाइव कर लेते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि मार्केट में सरवाइव कर रही है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होगा। क्या होगा? प्रॉफिट कमाना होगा। क्योंकि सरवाइव करने के लिए थोड़ी ना आई है मार्केट में। सरवाइव तो एक डिफरेंट केस है, ठीक है, एक नेगेटिव केस है कि वहां पे हमको मार्केट में सरवाइव करना है। लेकिन हाँ, जैसे ही सर्वाइवल हो जाता है, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? प्रॉफिट की ओर जाएगी। अब वो चाहेगी कि प्रॉफिट हम कमा सकें। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है उसका प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया है कि आप इतना पैसा कमा लीजिए कि आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाए और रिस्क भी कवर हो जाए। कॉस्ट और रिस्क यदि दोनों कवर हो जाता है तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है कि जैसे ही प्रॉफिट आप कमा लेते हैं, मतलब आपने सर्वाइव भी कर लिया है, अब आप प्रॉफिट भी कमाना चालू कर लिए, अब क्या होगा? आप चाहेंगे कि ग्रोथ हो जाए। ग्रोथ हो जाए का मतलब ब्रांचेस बढ़ जाए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बढ़ जाए, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम चालू हो जाए, ठीक है, और ब्रांचेस उसके बढ़ जाएं। जैसे आप देखिए, जो कई सारे जो शोरूम्स हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि टाटा की जो कंपनियां हैं उनके कितने सारे ब्रांचेस हो गए हैं। वो ब्रांचेस क्यों हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने मार्केट में सरवाइव किया, फिर प्रॉफिट कमाए। अब उस प्रॉफिट्स को कमाने के बाद, अर्न करने के बाद, अब वो चाहते हैं कि हम अपनी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, हम अपनी जो फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है, हम उसको क्या कर सकें? पूरे वर्ल्ड में फैला सके। तो मतलब अल्टीमेट देखा जाए तो वो ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। अब वो ग्रोथ तभी संभव है कि जब आपने प्रॉफिट को अर्न किया हो। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यदि प्रॉफिट अर्न होगा, तब आपके ब्रांचेस या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या हो सकेगा? इंक्रीज हो सकेगा। और उसे ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। और ग्रोथ में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के क्या किया जाता है? इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रोथ। ठीक है। फिर देखिए, सर्वाइवल के यहाँ पे बताया गया है कि मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए हमें सर्वाइव करना है, तो हमको एक ऐसी स्ट्रेटजी या डिसीजन लेनी होगी जिससे कि हम क्या करें? मार्केट में, ठीक है, हाँ, मार्केट में हम क्या कर सकें? सर्वाइव कर सकें। ओके। दूसरी बात है प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया है कि जैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही वो सर्वाइव कर लेती है, तो उसका अगला स्टेप क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि हाँ, अब हमें प्रॉफिट कमाने हैं, अर्न करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड पॉइंट आता है
प्रॉफिट का। देखो सर्वाइवल यदि हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सीधी बात है, यदि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में जो रिस्क है ना उसको आसानी से क्या कर सकती है, ले सकती है, टेक ओवर कर सकती है और सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करा सकती है। जैसे देखिए रिस्क कैसा, अनसर्टेनिटी का, क्योंकि बिजनेस एक अनसर्टेन पोर्शन होता है। बिजनेस में क्या होता है, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना वो रिस्क लेता है उस अनसर्टेनिटी के केस में भी। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेसमैन अनसर्टेनिटी के केस में रिस्क तब लेता है जब उसके पास ह्यूज पर्याप्त मात्रा में क्या हो, प्रॉफिट्स हो। ठीक है, और सीधी बात है कि रिस्क के साथ ही रिटर्न चलता है बिजनेस के केस में या ऑर्गेनाइजेशन के केस में। कहने का मतलब ये है लो रिस्क लो रिटर्न, मैक्स रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी तो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ना एंटरप्रेन्योर्स की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो रिस्क लेते हैं और उस रिस्क में है ना बेहतर करके अपने बिजनेस ऑपरेशन को सक्सेसफुली रन करा पाते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। देखिए ग्रोथ को बोला गया है मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स। देखिए ग्रोथ को यहाँ पे बता रहा है कि ग्रोथ कब माना जाएगा, जैसे सेल्स इंक्रीज हो जाए, उसकी एम्प्लॉयज इंक्रीज हो जाए, या नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ना वो इंक्रीज हो जाए, या कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब ग्रोथ का पार्ट है। ये तो सेल बढ़ जाए, ये तो एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, या उसके कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, ठीक है, और कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहीं कर दें। कैसे, कहने का मतलब ये है, जैसे देखो क्या हुआ, जो हल्दीराम है, हल्दीराम की जो आज की डेट में आप देख रहे हैं कितने सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं, कई सारी वैरायटी में आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, ग्रोथ किया है। ग्रोथ कैसे किया है, उसने सेल्स को इंक्रीज किया है। जब सेल्स को इंक्रीज किया है तो सीधी बात है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए उसको एम्प्लॉयज़ को, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी संख्या उसे बढ़ानी होगी। ठीक है, फिर तब जाके क्या होगा कि प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो पाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन हो पाएंगे और अल्टीमेट देखा जाए उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट करने होंगे कि नई मशीनरीज वगैरह, नए मटेरियल्स वगैरह उनको क्या करने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये सब स्पेसिफिकेशन, ये कैरेक्टर दिखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम हाँ ये कह सकते हैं, नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे है। ओके, अब बात आती है क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव की, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक अप्लाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फॉर एग्जांपल टिस्को, आईटीसी एंड एशियन पेंट्स। देखिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है ये। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में रहकर ही क्या करती है, फलती फूलती है ना, ग्रोथ करती है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सोसाइटी के द्वारा जो भी रिसोर्सेज दिए जाते हैं या पावर्स दिए जाते हैं उनको यूज करके ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सरवाइव करती है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करती है और ग्रोथ करती है। तो सीधी बात है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज के रिसोर्सेज को यूज करती है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बनती है कि हाँ हमें समाज के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, सोसाइटीज के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ये उनका मोरल, ठीक है, लायबिलिटी बनती है, नैतिक दायित्व तो बनता है कि समाज में रह के समाज के लोगों के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव में बताया गया है। या तो ये कैसा काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ऐसी प्रैक्टिस कर सकें। अब समझिए कैसे सर,
कि मान लीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बनाती है, फर्नीचर, वुडन फर्नीचर। अब वुडन फर्नीचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे वुड लेना पड़ेगा, लकड़ियां लेनी पड़ेंगी, और कितनी मात्रा में लकड़ियां कटती हैं। अब बात आती है कि लकड़ी आते कहाँ से, पौधों से आते हैं, पेड़ से आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको ट्री का प्लांटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रीज का प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंट है वो क्या हो पाएगा, प्रोटेक्ट हो पाएगा। क्यों प्रोटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होंगी वो क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देंगे। लेकिन यदि कंटिन्यू सिर्फ क्या हो रहा है, कटिंग होगा, किसका कटिंग होगा, ट्रीज का, तो फिर जो एनवायरमेंटल जो स्टेटस है वो क्या होता है, बिगड़ता है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इन्वायरमेंटल क्या बोलते हैं, पर्यावरण से जो भी रिसोर्सेस लिए गए हैं, है ना, उनका क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर है गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, एम्प्लॉयमेंट देना, सेकेंड बात आती है एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, कि जो भी सोसाइटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करना, एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट यदि दिया जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे लोगों की जो अर्निंग होगी, जो लोग वहाँ पे काम करने जा रहे हैं उनकी जो डेली अर्निंग है, ठीक है, वो क्या होगी, अच्छी होगी। और यदि अर्निंग अच्छी होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी बढ़ेगी। और यदि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होगी तो क्या होगा कि ओवरऑल देखा जाए तो क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लाइफ में पर्सनल ग्रोथ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो उससे क्या होगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो बेहतर होगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आए और क्या करे कि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो जो देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो सके। जैसे कि एग्जांपल है टिस्को, आईटीसी एंड एशियन पेंट, बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें सिर्फ 2 ही 3 दे रखा है ना। ये सब कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करते हैं, है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव को बहुत बेहतर तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, क्या अगला कौन सा ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। कैसा है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव is to focus on diverse personal objectives of people working in the organization which need to be reconciled with organizational objective। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जो लोग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करने आए हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, अचीव करने के प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रखना होगा कि जो लोग हमारे पास काम करने आ रहे हैं या हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, हमको उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कराना है। मतलब हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करने आए हैं अच्छे पैसे कमाने के लिए आए हों, ठीक है, या हो सकते हैं कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम बेहतर काम करेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेट अचीव तो करना ही करना है, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करने आए हैं ना, जो वहाँ पे वर्क करने आए हैं, उनका भी अपना कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। हो सकता है कुछ लोग अच्छी अर्निंग के लिए आए हों, कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए आए हों, कुछ ब्रांड के लिए आए हों, ठीक है, कुछ प्रमोशन के लिए आए हैं, वो काम इसलिए बेहतर कर रहे हैं क्योंकि प्रमोशन मिल सके। तो कहने का मतलब ये है हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा हो सके, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है किसका, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। तो आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, क्यों मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप, मैनेजर्स गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कुल मिला के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल होंगे मतलब अल्टीमेट जो गोल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए, है ना, उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए कि वहाँ पे जो भी
लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी पर्सन्स या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर सकें, आपस में कोऑर्डिनेशन उनके बीच बेहतर हो, ठीक है, हाँ ना, और उनको क्या दिया जाए, कॉमन डायरेक्शन दिया जाए, जिससे कि वो अपने एफर्ट्स को लगाकर जो भी अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशंस के उसको अचीव कर सके। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एक गोल तो अल्टीमेट गोल होते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गोल या टारगेट सेट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि कई सारे, है ना, वर्क एक व्यक्ति से नहीं कराता, सबको अलग अलग टास्क दिया जाता है ना, प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोडक्शन का, सेल्स मैनेजर को सेल्स का, ठीक है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट को मार्केटिंग का, ठीक है। तो कहा जाए तो इस प्रकार से जो टास्क हैं, ये जब सभी टास्क को सही टाइम पे क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा, तभी जाके ओवरऑल जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना, उसको अचीव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन और कॉमन डायरेक्शन से क्या हो पाता है कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ या पर्सन काम कर रहे होते हैं, वो अपने बेस्ट एफर्ट लगा पाते हैं, वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हाँ, मैनेजमेंट करना इसलिए जरूरी है ताकि इफिशियंसी इंक्रीज हो सके, इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता जिसे बोलते हैं वो इंक्रीज हो सके। और इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशंस के पास हैं उसका ऑप्टिमम यूज हो सके, बेस्ट पॉसिबल मैनर से यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे कि जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है या ओवरऑल जो कॉस्ट है ना, और प्रोडक्शन जो है, ठीक है, तो कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो इफिशियंसी यदि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उनको क्या करना पड़ेगा, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर से यूज़ करना होगा, ताकि जो कॉस्ट है ना वो क्या हो सके, कम हो सके, जो कॉस्ट है वो क्या हो सके, कम हो सके, और जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। पता चले यहाँ पे जो रॉ मटेरियल दिया जा रहा है 1 टन का, अब उसमें क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो मिस्टेक कर दे रहा है, तो उससे क्या है, कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होने चाहिए थे वो वेस्ट हो गए। तो वेस्ट यदि हो जाएंगे तो फिर से उन्हें खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम की जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। थर्ड पॉइंट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth। देखिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना, इस लेवल पे तैयार कर सकें कि वो जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसे आसानी से वो क्या कर सकें, एडॉप्ट कर सकें, ताकि वो सर्वाइव भी कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव कर सके और ग्रोथ कर सके, और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस चेंजेस को, ठीक है, आसानी से एडॉप्ट करके क्या बोल सके, एडॉप्ट कर सकें और सर्वाइव कर सकें और ग्रोथ कर सकें। कहने का मतलब ये है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उस चेंजेस को क्या करें, आसानी से एडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो एक ऐसा माहौल उन्हें क्रिएट करना होता है। तो आइए देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ overcome their resistance to change, ठीक है, and adopt as per changing situation, adapt as per changing situation to ensure its survival and growth, ठीक है, सर्वाइव कर सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए कि जो समय समय पर जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसे हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप एडॉप्ट नहीं करते हैं इस टेक्नोलॉजी में चेंजेस को, तो आप मार्केट से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव
अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल्स व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है ताकि जो भी एम्प्लॉयज या इंडिविजुअल वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अपने जो पर्सनल नीड या गोल है या टारगेट है उसे भी वो आसानी से अचीव कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के साथ साथ। और लास्ट का एक पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देखो किस तरीके से एक अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है, किस तरीके से एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके लिए बोला गया है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छी क्वालिटी की यदि प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट यदि जनरेशन होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और नई नई टेक्नोलॉजी को जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ठीक है, तो उसका ग्रोथ होना हर हाल में संभव है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें। ठीक है, विकास करें, डेवलपमेंट करें ताकि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अच्छे लोगों को मिल सके, सही रेट में मिल सके, एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर की जा सके और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से जो ग्रोथ है, ठीक है, वो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी आसानी से किया जा सके। तो इस प्रकार से एक अच्छी सोसाइटी बनाना भी ऑर्गेनाइजेशन का ही जिम्मेदारी होता है। तो ठीक है, आज के हमने इस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया है। ठीक है, अब हम आज की क्लास को यहीं पे